2024 बहुत करीब है। हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं तो पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन उनके अधिकार को देखिए। हम सड़कों पर नहीं आएंगे जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। न हमें आरक्षण मिलेगा, न हमें घर मिलेगा, न हमें सरकारी नौकरियां मिलेगी, न हमें शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिलेगा। माध्यम से जिनका चयन हुआ और जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी में अपनी जगह बनाई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर बिहार में उल्लंघन किया जा रहा है ओबीसी का। मैं जब नौकरियों के लिए अलग अलग कॉलेजों में मैंने इंटरव्यू दिया तो देश का और दिल्ली का कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में कॉलेज हुआ करता है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जहां पर कि 93%, 95%, 97% बच्चों का भी एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है। वहां मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया और मेरा चयन वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद मैं फिर एक दूसरे कॉलेज में जब इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, मेरा चयन हो गया वहां पर भगत सिंह कॉलेज में, और कुछ समय बाद वहां पर फिर से इंटरव्यू करवाया गया और फिर वहां पर मेरी सीट को एनएफएस कर दिया गया। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से सवाल करना चाहती हूँ कि मेरा चयन 2001 में सही था, मेरा चयन 2004 में सही था, 2006 में सही था, 2014 में सही था, या आपकी सरकार ने जिस तरीके के नियम बनाए हैं, आपकी सरकार के जो नियम है वो 2018 में सही था, जब मुझे आरक्षण के बिना मेरा चयन हो रहा था। मगर जैसे ही सरकार को, लोगों को, इंटरव्यू के पैनल को ये पता चला कि मैं ओबीसी से आती हूँ और एक खास जाति से आती हूँ, वहां पर मेरी सारी मेरिट, तथाकथित जो मेरिट के उदाहरण दिया जाता है, वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई और मेरी सीट को एनएफएस कर दिया गया। तो मैं केंद्रीय मंत्री से यहाँ से सवाल पूछना चाहती हूँ, और ठीक उसके कुछ ही समय बाद बिहार में मेरा चयन हो जाता है। तो ये किस तरीके का न्याय है और किस तरीके के न्याय, किस तरीके के ओबीसी आरक्षण की आप बात कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि ईडब्ल्यूएस में जिस तरीके की नियुक्तियां हो रही है वो किस आधार पर नियुक्तियां हो रही है, और हमें लगता है कि जब तक हम लोग एकजुट होकर, जब तक हम लोग सामूहिकता में अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, तब तक अंबेडकर के सपने को, बीपी सिंह के सपने को, बीपी मंडल के सपने को बिल्कुल मुझे लगता है कि एक मुकम्मल रूप नहीं दिया जा सकता है। अब मैं आती हूँ 2008 में, 2007 और 8 में। 2007 और 8 का क्या समय है, जब हम मंडल कमीशन पर बात करते हैं, बीपी सिंह पर बात करते हैं, तो एक बहुत अद्भुत संगठन उभर कर आया था 2007 और 8 में, हमें उस पर भी बात करनी होगी। कौन था ये संगठन? यूथ फॉर इक्वालिटी। किसकी इसका जन्म क्यों हुआ? इसका जन्म हुआ कि सरकारी नौकरियों में जब आरक्षण की बात हुई, जब अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर हुए, तो 2007 और 8 में शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने की बात हुई, और उस समय इस डिसीजन के खिलाफ में यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे संगठन की पैदाइश होती है, उसका जन्म होता है। और पूरे देश भर के लोग, ऐसे लोग जो आरक्षण के पक्ष में थे, सामाजिक न्याय के पक्ष में थे, सामाजिक अन्याय के विपक्ष में खड़े थे, उन्होंने डट कर जेएनयू जैसे अलग अलग संस्थानों में, चाहे वो एम्स हो, आईआईटी हो, तमाम जगहों पर उन्होंने उसके खिलाफ डट कर मुकाबला किया, और हम सब ने एक करारा जवाब उनके सामने हमने पेश किया। और मुझे लगता है कि जब हम न्याय की बात करते हैं और अन्याय की बात करते हैं, क्योंकि मैं साहित्य की विद्यार्थी हूं, तो शब्द, भाव, उसकी मायने मेरे बहुत मायने रखते हैं। ये सारी चीजें, हम दो शब्द की बात करते हैं, न्याय और अन्याय। न्याय जो है वो हमेशा सच के लिए खड़ा होता है, सच के पक्ष में होता है, और जब आप अन्याय की बात करते हैं तो हमेशा गलत होता है, झूठ होता है। और हमारी विरासत सच की विरासत है, हमारी विरासत त्याग करने की विरासत है, हमारी विरासत संघर्ष की विरासत है, हमारी विरासत लड़ने की विरासत है। और मुझे लगता है कि जब तक
संघर्ष के लिए, जब तक न्याय के लिए, सच के लिए हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, न हमें आरक्षण मिलेगा, न हमें घर मिलेगा, न हमें सरकारी नौकरियां मिलेगी, न हमें शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, अपना उदाहरण मैंने बताया कि जब तक मैं ओबीसी आरक्षण नहीं ले रही थी तब तक मैं हर जगह एलिजिबल थी, मैं योग्य थी। लेकिन जैसे ही आपकी जाति के बारे में लोगों को पता चलता है, आप अयोग्य करार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस खास तरीके की जाति का कहीं पर भी लोग नहीं चाहते हैं कि उस जाति के लोग, उस खास तरीके के समुदाय के लोग किसी भी तरीके से आए। मैं एक शूद्र जाति की लड़की हूँ, महिला हूँ, और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस इलाके से आती हूँ, कोसी के कछार से आती हूँ मैं, और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ तो 30 से 32 घंटे की दूरी तय करके मैं ट्रेन का सफर करके, 2 ट्रेनें बदल के, बस बदल के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आई थी। और अभी मैंने आपको बताया कि 2023 में हमारे महाविद्यालय में एक लड़की का वहां पर चयन हुआ है, अनामिका नाम है उसका। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ? तो उसका जवाब था कि अच्छा तो बहुत नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ, आपके संघर्ष को सुनती हूँ, और मुझे लगता है कि जब आप कर सकती हैं तो आपका उदाहरण मेरे सामने होता है, तो मुझे लगता है कि मैं रह सकती हूँ यहाँ, चाहे दिल्ली जितना भी दूर हो, मेरा घर जितना भी दूर हो। तो हम तो संघर्ष की विरासत के लोग हैं। हम सड़कों पर अपनी बात मनवाने के लिए खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं होता, मंडल कमीशन से मेरा तात्पर्य है कि आरक्षण लागू नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं तो पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन उनके यदि काम को देखिए, यदि आप सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आप अपनी और हमारी भागीदारी को गिन करके देखिए तो आपको बहुत निराशा होगी। आप देख लीजिए कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार साक्षात्कार हो रहे हैं, लगातार जामिया में, जेएनयू में साक्षात्कार हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें 2 लोग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चयन किया, बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो 2 और 4 में भी वहां पर वो एनएफएस की सीट को करार देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बाजार आपको नियंत्रित कर रहा है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमारे दिमाग को, हमारी भाषा को कुंद किया जा रहा है। इन सारे मकरजाल को तोड़ने की जरूरत है, इन सारे मकरजाल से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। और मैं अपनी बात, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि अपनी बात खत्म करें, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। अवतार सिंह सिंधु बहुत बड़े कवि हुए हैं और उनका कहना है, उसके पहले मैं क्रिस्टोफर जेफरोले की एक बात कहूंगी कि क्रिस्टोफर जेफरोले एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका कहना था कि मंडल कमीशन जो है वो साइलेंट रेवोल्यूशन था, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे यह नहीं लगता कि वो साइलेंट रेवोल्यूशन था, क्योंकि जब मंडल कमीशन आया तो पूरा देश जल रहा था, पूरा देश उबल रहा था। तो ऐसे जब देश जल रहा हो, उबल रहा हो, जब तूफान आ गई हो, जब आंधी आ गई हो, तो आप इसे साइलेंट रेवोल्यूशन कैसे कह सकते हैं? ऐसे में मुझे अवतार सिंह सिंधु की एक कविता याद आती है कि ओ ब्रह्मपुत्रो सुनो, ओ आर्यपुत्रो सुनो, हवा ने दिशा बदली है, हवा बंद हो नहीं सकती, जब तक कि धरती का मुखड़ा ठहक गुलजार नहीं बनता, तुम्हारे शामियाने आज गिरे, कल गिरे, तूफाने कभी मात नहीं खाते। 2024 बहुत करीब है और हमें एक होने की जरूरत है, हमें एकता दिखाने की जरूरत है। तो आदिवासियों, दलित, शूद्र, बहुजन, मैं आप सब से आह्वान करती हूँ कि अपनी आवाज को बुलंद कीजिए।